हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। 20 जीके जीएस जीए की क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले रखे हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सभी परीक्षाओं में, सभी एग्जाम्स में से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है। और सभी एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लो और रट लो अच्छे से। कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाते हो तो ये तो वीडियो के अंत में पता चलेगा, और आप लोग कमेंट करके भी ज़रूर बता देना, बिल्कुल ऑनेस्टली। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, आप लोग आंसर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न जितना आसान है ना, अभी मैं इसमें आपको 8-10 प्रश्न और इसी में कनेक्ट कर रहा हूँ। आप सभी के आंसर करते चलो तो जाने। एक प्रश्न आप छोड़ो, इससे कनेक्टेड जितने भी प्रश्न हैं। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इसके अलावा आपको मुझे बताना है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता के पश्चात। और तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आप मुझे बताओ बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अच्छा, वो 2 बार बना था गवर्नर, पता है आपको? एक बार 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, और दूसरी बार जब 1764 में हेक्टर मनरो के द्वारा जब युद्ध जीता गया था बक्सर का, तो उस टाइम पे फिर से क्लाइव साहब को बुलाया गया कि आप ही आओ, आप ही बनो गवर्नर, और आगे की जो व्यवस्था है आप उसे संभालो। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस टाइम पे। फिर बाद में आप सभी को पता है कि विलियम बेंटिक, जो 1828 से 1835 तक था, 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ था सभी लोग बताइए? विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अच्छा, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद फिर 1858 में महारानी विक्टोरिया, उनका एक डिक्लेरेशन आता है इलाहाबाद से, उसको लॉर्ड कनिंग सुनाता है, और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का जो पद होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वायसराय का पद बनता है। तो कनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का, और कनिंग जो है प्रथम वायसराय भी हो गया। अब आगे आप और आ जाओ, अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। भैया, जब तक 1950 में संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले तक गवर्नर जनरल ही चल रहे थे। राष्ट्रपति तो 1950 से आए थे, जबकि प्रधानमंत्री पहले ही शुरू हो गए थे, बाकी और कैबिनेट मंत्री। तो माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, 1948 तक था। उसके बाद फिर राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी बने थे भारत के गवर्नर जनरल। अगर प्रथम पूछा जाए सिर्फ आज़ादी की बात तो माउंटबेटन है, और अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए भारत के, या अंतिम पूछा जाए, तो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद 1950 में जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोई भी आप एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। सेकंड क्वेश्चन देख लो आप, जितने भी आज़ादी से पहले के या आज़ादी में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे, ठीक है, या आंदोलन हुए थे, वो सभी आपको पता होना चाहिए। या जितने भी अमेंडमेंट्स लाए गए थे, चाहे वो 1909 का मार्ले मिंटो हो, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो, चाहे साइमन कमीशन हो, 1928 में भारत में आया था, स्थापना 1927 में हुई थी। या फिर हम बात कर ले होम रूल लीग की, जिसमें 2 होम रूल लीग चलाया गया था। एक होम रूल लीग बम्बई प्रेसिडेंसी और नॉर्थ का क्षेत्र, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और साउथ का क्षेत्र। साउथ वाला जो है एनी बेसेंट ने चलाया था सितंबर के महीने में, और अप्रैल के मंथ पे तिलक ने चलाया था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और तिलक ने ही एक मराठा और एक पत्रिका और था ना जिसका संचालन किया था, क्या नाम था उसका सभी लोग बताइए? केसरी। मराठा आपका इंग्लिश में और केसरी आपका मराठी भाषा में, मराठी लैंग्वेज में। तो लोग मराठा वाला अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। एक देखिए, जो महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा है, उसको पूछा जाता है कि मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो उनका इंग्लिश में वो नाम हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे कहाँ से घुमा के पूछ देगा ना, आपको पता नहीं चलता है। तो इसलिए अपनी जो तैयारी है ना, उसको बहुत अच्छे से करिए। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, हमारी तैयारी भी पूरी नहीं होती है।
तो यहाँ पर तो हमारा आंसर सी हो गया। इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर और दो मुझे फटाफट। क्रिप्स मिशन कब आया था? अच्छा, कैबिनेट योजना कब आई थी जिसके बाद संविधान सभा का गठन होना था? अच्छा, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत, 1946 में कैबिनेट मिशन और 1940 में क्रिप्स मिशन। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट जो वाला आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 में, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, उसी में गांधी जी ने करो या मरो का, डू या डाई का नारा दिया था, स्लोगन दिया था। अच्छा, काकोरी कांड कब हुआ था? 1928 में। अच्छा ठीक है। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक है ना, HSRA करके, वो कब उसकी स्थापना हुई थी? 1925 में। अच्छा, अभिनव भारत के बारे में बताइए आप लोग। 1905 में। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था या बंग भंग आंदोलन? 1905 में। अच्छा, गांधी जी कब आए थे भारत में और उसी दिन को बनाया जाता है हर साल, प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में? कब आए थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 में। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, वे कौन कौन लोग थे जो कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे? नाम बताइए उसका, उनका। दादा भाई नौरोजी हो गए, और नाम बताइए आप लोग फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अच्छा, ये कब बना था? शासक कब बना था? ये 2 बार बना था ना, इसी के बारे में पूछा जाता है कि किसका 2 बार हुआ था राज्याभिषेक। 1658 में एक बार जब अपने भाई की हत्या कर दिया था, 1659 में फिर से बना था। एक बार तो जल्दी जल्दी में बन गया था, लेकिन फिर दारा शिकोह ने विरोध किया। ठीक है, इसकी एक बहन थी रोशन आरा जो जिसने इसका साथ दिया था, और एक बहन इसकी और थी जिसने दारा शिकोह का साथ दिया था। बाकी देखो ये सही है आपका। मुस्लिम युग की शुरुआत, कलिंग युद्ध 261। अच्छा, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें। अच्छा ठीक है। अशोक का क्या क्या नाम मिलता है उनके शिलालेखों में? आप लोग बताइए कमेंट करके। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी या 78 AD में। अच्छा, विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रमी संवत 57 BC में। इन दोनों के बीच में 135 ईयर का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ये वाला, तो ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यानी जैसे 2021 चल रहा है, उसमें आप 57 ऐड कर देंगे तो वो विक्रमी संवत बन जाएगा, है ना। इसी वजह से 2002 में अगर आप 1947 में 57 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? यानी भारत को आज़ादी कब मिली थी, अगर आपसे ये पूछा जाए विक्रमी संवत में तो आप बता सकते हैं, या अगर आपसे शक संवत में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, दादा भाई नौरोजी से। इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनकी देखो एक ड्रेंड थियरी है, या उसी को बोलते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत। एक आप देखेंगे जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का नामक इनकी एक बुक भी है, उसी के अंतर्गत इन्होंने ड्रेंड थियरी या धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। चलो अब आप एक क्वेश्चन बताओ। वसंत विश्व होता है, या इसी को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन, या इसी को बोला जाता है शरद विश्व। ये सही है, ठीक है। एक आपका होता है ग्रीष्म विश्व, ये कब पड़ता है? पहले आप बताइए, वसंत विश्व या फिर शरद विश्व कब पड़ता है? 21 मार्च को। और 23 सितंबर को पड़ता है ग्रीष्म विश्व। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अच्छा, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होते हैं? सभी लोग बताइए फटाफट। 21 मार्च को सबसे नज़दीक होते हैं, और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से सबसे दूर होता है। याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखो आप, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे?
वित्त मंत्री से कौन थे उस टाइम पे? सभी को पता होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय एलपीजी आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए सभी लोग। वो वाला फुल फॉर्म नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, जो एलपीजी जो घरेलू गैस होता है उसमें किन गैसों की प्रधानता होती है बता सकते हैं आप लोग? ब्यूटेन और प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। और सीएनजी में किन गैसों की प्रधानता होती है? मीथेन, एथेन। और ठीक है, ये बताइए जो ये वाला एलपीजी है आर्थिक सुधार के लिए, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1990 में ये हो गया था कि भारत के पास केवल 4 दिन तक के ही आयात खरीदने के लिए जो पैसे बचे थे, फॉरेन करेंसी बची थी। ठीक है, इसके बाद ये हुआ कि अब जो है विश्व बैंक ने बोला कि हम आपको लोन तो देंगे, वर्ल्ड बैंक ने बोला, लेकिन आप जो है कुछ सुधार करिए अपने यहाँ। तो उसके बाद फिर उदारीकरण, यानी जैसे अभी एफडीआई आप देखते हैं ना, ये सब उदारीकरण लिबरलाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है। प्राइवेटाइजेशन यानी उस समय जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर उपक्रम थे उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को भी वहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया, उनमें जो है छूट दी गई उनको, ठीक है, टैक्स वगैरह में। ग्लोबलाइजेशन यानी विदेशी कंपनियों को, एमएनसी कंपनियों को भारत में आने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। ये सारे सुधार किए गए थे। और एक चीज़ और भी किया गया था कि जो अपना मुद्रा है, रुपया है, उसका अवमूल्यन, ठीक है। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ? एक तो आपका होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, एक डिफ्लेशन होता है, मुद्रा अपस्फीति, एक होता है डिप्रिशिएशन, जानबूझ करके मुद्रा की कीमत कम कर देना। तो अवमूल्यन से होता क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विशेष करके जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है या फिर जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर अभी मान लो $1 की कीमत है, सपोज दैट 72 रुपीज़, अगर ये 74 रुपीज़ हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे हमारा इंपोर्ट घट जाएगा, आयात हमारा घट जाएगा और एक्सपोर्ट हमारा, निर्यात हमारा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? निर्यात हमारा बढ़ जाएगा और आयात हमारा घट जाएगा, क्योंकि सामान खरीदना हमें महंगा पड़ जाएगा और सामान बेचना हमें, हमारे लिए तो जो पड़ रहा है पड़ा, लेकिन जो सामान खरीदने वाला है हमसे उसको सस्ता पड़ेगा ना। आपने अपने मुद्रा की कीमत ही घटा दी, 72 से 74 रुपये कर दी। इसको याद रखिएगा, अगर न समझ में आए तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। इसको आप याद रखिएगा कि डिप्रिशिएशन, अवमूल्यन से क्या होता है? निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है। इसको किस लिए करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। जो भुगतान संतुलन होता है, आयात और निर्यात का डिफरेंस, अगर आयात ज़्यादा निर्यात कम है तो भुगतान संतुलन हमारा नेगेटिव होता है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, इंपोर्ट कम है, तो वहाँ पे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव में होता है, उसको अच्छा माना जाता है। आगे चले अब। ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप लोग बता देना कि आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो। मैंने भले यहाँ पे बोला तो 20 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि 100+ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, 15-16 मिनट का सिर्फ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं भी यहीं पे आपको कठिन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलो, यहाँ पर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये तृतीयक या टर्शियरी ये क्षेत्र है इकोनॉमी का। और कौन कौन से आ जाएंगे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आप बताइए। जैसे जहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्शन दिखे ना आँखों से, जहाँ पे आपको कुछ रॉ मटेरियल्स या नेचुरल रिसोर्सेज ना दिखें, जहाँ पे देखो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो संसाधन उनका उपयोग होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। कृषि आपका, एग्रीकल्चर हो गया आपका, पशुपालन आपका हो गया, खनन आपका हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि जहाँ पे हम रॉ मटेरियल से कुछ बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, और उनसे और भी कई उत्पाद बनाते हैं, कई और भी प्रोडक्शन, कई और भी उससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सेकेंडरी में आता है। टर्शियरी में सर्विस सेक्टर होता है, जैसे आईटी हो गया, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर फील्ड हो गए, आईटी मैंने बोली दिया ऑलरेडी, ये सभी आपके टर्शियरी में आते हैं, जहाँ पे हमें उत्पादन दिखता नहीं है आँखों से, ठीक है। तो R&D किस में आता है? एक चौथा क्षेत्र और भी है, इसको बोला क्या जाता है? क्वार्टरनरी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही था, ये किस क्षेत्र में आता है? ये एक ऐसा फील्ड है जिसका यूज इन तीनों फील्ड में इसका यूज किया जाता है,
और हर कंट्री के लिए नेसेसरी है कि R&D पे कुछ आप अपना जो बजट है कुछ उसका उस पर खर्च करो आप। ये चीज़ें आप जानते होंगे अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। किस देश को थंडर ड्रैगन किस कंट्री को जाना जाता है इस नाम से? तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर सभी लोग बता लेंगे, भूटान को। अच्छा, एक मैं आपको और पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। पगोडा, ब्लैक पगोडा का देश किसको बोला जाता है? तो म्यांमार को बोला जाता है, बर्मा को बोला जाता है। अच्छा, भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं, उसमें श्रीलंका को काउंट करते हैं कि नहीं, आप ये बताएं पहले। श्रीलंका को काउंट नहीं करते हैं। श्रीलंका के साथ हमारी कोई स्थलीय सीमा थोड़ी है, बीच में समुद्री सीमा है उसके साथ में। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो कितने कंट्री हो जाएंगे जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान को इंक्लूड करते हुए। हम जम्मू और कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग मानते हुए हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो आप एक तरफ से काउंट करते चले जाना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब आप काउंट करके बताना कितने देश हो रहे हैं। एक म्यांमार भी आपका है। अच्छा, डंकन पास कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में 45 किलोमीटर का एक जल क्षेत्र है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। बाकी खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, सह्याद्री तट, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन बन ही जाते हैं या मिलाने के लिए दे देगा आपको। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी किसकी समुद्री तट रेखा है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। अगर उसमें यूटी भी डाल देगा तो फिर उसमें अंडमान निकोबार भी शामिल कर लेंगे हम लोग। वर्तमान में भारत में कितने टोटल स्टेट्स हैं, कितने यूटी हैं? 28 और 8। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर के, और एक एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा कम से कम 4 से 5 करंट अफेयर की क्वेश्चंस में इंक्लूड करने के लिए, यानी लगभग 100+ क्वेश्चंस ही आपको मैं कराऊंगा इतने ही टाइम में, 15 to 16 मिनट। अब आप सभी से रिक्वेस्ट एक मेरी ये है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ तो मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ आप सभी से कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दें आप लोग जितना हो सके। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, हम जल्दी से करेंगे, सिर्फ 25 से 30 सेकंड में। देखो यहाँ पे जो राइट टू एजुकेशन है, ये जो फंडामेंटल राइट, शिक्षा का आधिकारिक मौलिक अधिकार है, तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल 21A। अब आप मुझे बताओ 29 और 30 में किससे संबंधित है? माइनॉरिटी से संबंधित है, अल्पसंख्यक कैसे संबंधित है? 19 बताओ आप, जहाँ पे प्रेस, बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। 21 का बताओ आप, जो कि विदेशियों को भी प्राप्त होता है, जीवन जीने की रक्षा, प्राइवेसी, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ निःशुल्क एवं अनिवार्य, जो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार किस आर्टिकल में है? जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे कई बार आपसे। 39 का फर्स्ट। अच्छा, 48 में क्या है सभी लोग बताइए? जो पशु होते हैं ना, विशेष करके गाय और बैल, पशु का जो वध का निषेध इसमें इसके अंतर्गत शामिल है। 48 का 1 बताओ आप लोग। पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है, उसकी सुरक्षा से उसको हम सुरक्षित रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये सभी जो है DPSP के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बताओ आप लोग 49 में क्या है? जो हमारे हेरिटेज स्थल है, विश्व विरासत स्थल, यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रीय जो धरोहर हमारी है उसकी सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर है। 51 बताओ आप, 51 बताओ आप लोग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते उनको लागू करने के लिए राज्य जो है कानून बना सकता है। जो DPSP हमारा है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, इसमें क्या है कि राज्य जो है अपने स्तर से कानून बना सकता है इन सब विषयों को लागू करवाने के लिए। अच्छा, ग्राम पंचायत आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है? आर्टिकल 44 में। अच्छा, आर्टिकल 45 में क्या है?
ये तो 44 हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आर्टिकल 45 बताइए आप लोग। अच्छा, भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है? गोवा में। 45 बताओ आप लोग। 45 में क्या है? जो पहले तो है कि आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के लिए, जो 6 वर्ष से पहले के बच्चे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जो प्री एजुकेशन की व्यवस्था करने के लिए राज्य व्यवस्था करेगा, ये प्रावधान है आर्टिकल 45 में। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 के आसपास के जितने भी आर्टिकल थे मैंने आपको बताने की कोशिश की।